छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले को लेकर ईडी ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के धमतरी स्थित ठिकानों पर दबिश दी। 8 सदस्यीय टीम के घर अंदर दस्तावेजों की जांच कर रही है, जबकि बाहर सुरक्षा बल तैनात है। कार्रवाई को शराब घोटाला मामले की जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। ईडी की कार्रवाई पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसियां विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और यह कार्रवाई जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। अब देखो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है। ये तो उनकी रोज के काम है। जितना रेड करना है कर ले, जितना जांच करना है कर ले, कर ही रहे हैं। फिर रामगोपाल अग्रवाल जी तो अब उनके कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है, सब चीज़ है। यानी तो 2 साल और है, 2 साल और ईडी रेड करेगी। ईडी रेड किसके यहाँ कर रही है? कांग्रेस समर्थित नेताओं के यहाँ, उनके परिवार के यहाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ तो नहीं कर रही है ईडी रेड। तो ईडी, सीबीआई सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए बनी हुई है, सरकार के लिए नहीं बनी है। सरकार के लिए सेफ जोन है, सरकार के लिए वॉशिंग मशीन है, और हमारे लिए टारगेट है। यही तो है। ईडी जांच कर रही है शराब घोटाले की, और घोटाले के संबंध में जहां जहां पर भी जो भी साक्ष्य मिलेंगे, ये जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर पोस्टर वार तेज हो गया है। कुर्सी दंगल को लेकर वायरल पोस्टर के बाद दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कुर्सी की लड़ाई का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता आपस में ही झगड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी में कुर्सी को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लंबे राजनीतिक अनुभव का भी जिक्र किया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए दावा किया कि सरकार में सब कुछ ठीक है और मुख्यमंत्री निवास में देर रात तक बैठकें चल रही है। उन्होंने मंत्रियों के इस्तीफे तक तैयार होने का आरोप लगाया और कहा कि मंत्री रील बनाने और गाना गाने में व्यस्त है, जबकि प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। भाई देखो, जहां 2 बजे रात तक सीएम हाउस में मीटिंग होता है, वहां तो हमें पता है कि सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है। अरुण साव भले ठीक है, सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये तो सच्चाई है। सबसे ज्यादा डांट तो अरुण साव को ही पड़ा है, और उनके लोग ही कहते हैं कि इस्तीफा देके भी रख लिए हैं मंत्रियों के, कभी भी बड़ा बम फूट सकता है। पूरे मंत्रियों का इस्तीफा लेके रख लिए, लेकिन अभी दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन उथल पुथल हो रहा था, तो उसको अभी रोक दिया गया है। तो स्थिति तो सरकार का गंभीर है, चिंता करने वाली बात है। इसलिए आजकल मंत्रियां रील बनाने में लग गए, कोई तो गाना गाने लग गया है, कोई तो ये, मतलब मंत्रियां, स्थिति अभी सरकार का स्थिति बहुत गंभीर और चिंताजनक है। कहीं आम जनता का काम हो नहीं रहा है, ये सिर्फ रील बनाने में, गाना गाने में, उसी में सरकार पूरी तरह से टाइम पास कर रही है। पर सच्चाई तो ये है कि हम सब लोगों ने देखा है कि दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या 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 बोलते हैं। कुर्सी की लड़ाई तो कांग्रेस में ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की कोई बात है, न होगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे नेता हैं, जिनको राजनीति का दीर्घ अनुभव है, और सरकार मोदी की एक एक गारंटी को पूरा कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में काम हो रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये तो सार्वजनिक रूप से आ चुका है कि कोई बोलते हैं कि वो दिल्ली जाए, कोई बोलते हैं दूसरे को मौका दें। ये तो कांग्रेस पार्टी में सच्चाई है, जो बार बार पब्लिक के बीच में दिखता ही है। वंदे मातरम को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 पैराग्राफ गाने का प्रस्ताव देश और शहीदों का अपमान है।
उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम लीग जैसी सोच रखने का आरोप लगाया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बेज ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में वंदे मातरम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि बैठक में नीट, राम मंदिर में चोरी, चीन के कब्जे, E20 पेट्रोल और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बेज ने आरोप लगाया कि अरुण साव कांग्रेस को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल दुर्भाग्यजनक एक प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में लाया है, वंदे मातरम का 2 ही पद गाने का। ये कितना बड़ा देश के साथ धोखा है, उन वीर शहीदों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम गाकर फांसी के फंदे को चूमा। ये अपमान है देश के संविधान का, अपमान है देश के 140 करोड़ जनता का। और आज कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है, मुस्लिम परस्त राजनीति करते आई है, अब तो मुस्लिम लीग के रास्ते पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी चल रही है। बार बार ये साबित होता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार फिर उन्होंने प्रमाणित किया कि वो मुस्लिम लीग के संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, मुस्लिम लीग की तरह काम कर रहे हैं। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक का प्रस्ताव इसी ओर इंगित करता है। कल कार्य समिति के बैठक में 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई। वो बिंदु हमारे पास आ चुकी है। पहला, एक कि नीट के मामले को लेकर। नंबर 2, अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर। नंबर 3, कि भारत सीमा में लगातार चाइना कब्जा कर रही है, इसको लेकर। और नंबर 4, तो इस तरह से 5 बिंदुओं को लेकर जो चर्चाएं हुई, महिला आरक्षण को लेकर चौथा नंबर, और 5वां ये E20 पेट्रोल को लेकर जो लगातार देश की जनता को सरकार ठगने का काम कर रही है, एथेनॉल मिलाकर। ये 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई। वंदे मातरम की हित को लेकर चर्चा ही नहीं हुई। अरुण साव जी मुस्लिम लीग का जिक्र कर रहे हैं। अरुण साव जी विद्वान वकील हैं, वकील और उसके अलावा आरएसएस से भी जुड़े हैं और अभी डिप्टी सीएम हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्हें पता है कि मुस्लिम लीग साथ सरकार किस लिए चलाई है। एक बार गूगल खोल के सर्च कर ले, देख ले तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह से अरुण साव का बयान, मुस्लिम लीग वाली बयान, वो उनकी खुद की पार्टी के लिए दे रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग वाले बयान से अरुण साव की बातों पे गंभीरता से लेना चाहिए। मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिडोरी में सरपंच ललिता मार्को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठी है। पंचों ग्रामीणों ने एसडीएम अजीत पुजारी को ज्ञापन सौंपकर नियमानुसार प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की। ज्ञापन में पंचायत की आय व्यय, बाजार और तालाब नीलामी से जुड़ी जानकारी की जांच की मांग भी की गई है। प्रशासन दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा। फिलहाल मामले को लेकर पंचायत स्तर पर चर्चाएं तेज हैं। हम ग्राम पंचायत डिंडौरी से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। हमारे ग्राम में सरपंच है, कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो सरपंच मनमानी कर रहा है, कोई भी चीज़ का हिसाब किताब नहीं दे रहा है, जो पैसा है उसको आहरण कर रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को अवगत कराए थे क्या आपने? हाँ, कराए थे। 1076 में भी केस हुआ है। उसके बाद उसके खिलाफ 3,65,000 का रिकवरी भी निकल चुका है और बार बार दोहरा रहे हैं वो। अधिकारी क्या कहना है इस संबंध में? अधिकारी जल्द बोलेंगे कहकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब जानकारी देंगे कहकर पैसा ले लेते हैं। अधिकारी लोग को भी है वो चुप हो जाते हैं। अधिकारी अभी कार्य करूंगा 2-3-4 दिन में बोला है। आज ग्राम पंचायत डिडोरी, जनपद पंचायत लोरमी के कुछ पंचायत बॉडी के पंचगण आए हुए थे
उन्होंने ग्राम पंचायत डिंडोरी में जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती ललिता मार्को, उनके बारे में उन्होंने शिकायत किया है कि सरपंच जो है कामकाज में ध्यान नहीं देती है और जो उनके पति हैं वो पूरा वहाँ का वहाँ के ग्राम पंचायत का पूरा कारोबार वो देखते हैं, तो इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। साथ ही वो किसी प्रकार के विकास कार्य का और साथ ही वहाँ का जो वहाँ काम किया जाना है वो काम करती नहीं है। इसी संबंध में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और इस संबंध में हमने ये विधिवत कार्रवाई करने के लिए उनको कहा है कि हम अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं और जैसे इसमें जो पंचायत राज अधिनियम है उसके तहत हम उसको कार्रवाई करेंगे। सर, इसके पहले पूर्व शिकायत में जांच की है, जांच में क्या सामने आया है, इसके बावजूद फिर अविश्वास किया जा रहा है? हाँ, इसमें पिछली बार हमने उनको समझाइश दी थी, सरपंच को हमने समझाइश दिया था कि आपको पंचायत बॉडी के साथ जो है समन्वय बनाकर कोऑर्डिनेशन बना के काम किया जाए और किसी प्रकार का विरोध और विकास विरोधी कोई कार्य न किया जाए, ऐसा उनको हमने समझाइश दिया था। इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो जाहिर है पंचायत बॉडी में आक्रोश है और उस आक्रोश को मद्देनजर रखते हुए हम इसमें आगे कार्रवाई करते हैं और जो पंच सरपंच की जो भावनाएं हैं, पंचों की जो भावनाएं हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भिलाई के हथखोज स्थित सिस्कोल फैक्ट्री के यूनिट 3 में जॉब हैंडलिंग के दौरान भारी वस्तु गिरने से 40 वर्षीय मजदूर राजेश निलवरकर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है। मृतक के 3 छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद परिजनों और साथी मजदूरों ने फैक्ट्री पहुंचकर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की। सीएसपी प्रशांत सिंह के मुताबिक हादसे की जांच की जा रही है। भिलाई 3 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार लगभग 6:30 के बीच में शाम को जो है थाना को सूचना मिली थी। लगभग 7 बजे थाना को सूचना मिली कि एक मजदूर है जो सिस्कोल कंपनी यूनिट 3 में काम करता है, जिसका नाम राजेश निर्मलकर है, ग्राम मोतीनपुर, थाना धमदा का रहने वाला है। वो जॉब का जब हैंडलिंग हो रहा था उस दौरान जो है जॉब उसके ऊपर आ गई थी, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई है। अभी जो है परिजन को सूचना दी गई है, परिजन यहाँ पर आएंगे, फिर आगे की कार्यवाही जो की जाएगी। मृतक की जो हादसा हुई है वो उनका उम्र 40 वर्ष का बता रहे हैं, उनके 2 बच्चे बता रहे हैं। 40 उम्र के हैं तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं, उनकी माँ बाप है उनके साथ में। तो ये जो यहाँ पे आए दिन लगातार हादसा हो रही है, जहाँ पे अभी घटना हुई है वहीं पे ही उससे पहले जस्ट वहीं पे और घटना हुई, वही जॉब वही स्थल। तो लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? सरासर ये लापरवाही कंपनी की है। यहाँ पे सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब देख रहे हैं लगातार यहाँ पे घटना हो रही तो उनको सेफ्टी से रखना उनका काम है, कंपनी का काम है, प्रबंधक का काम है। तो ये सरासर मैं दोष दूंगी कंपनी को। और रही अभी उनके परिवारजन लोग आ रहे हैं, उनके परिवारजन लोग से बात के आगे की और जो बात होगी, जो कार्यवाही होगी, उनके परिवार वालों के हिसाब से फिर बात करेंगे। मतलब सेफ्टी को लेकर सवाल खड़ा जी, सरासर सेफ्टी। अगर सेफ्टी रहता, सेफ रहता तो ये हादसा नहीं होती।